हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज की इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कंप्लीट टॉपिक हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका किसी भी सबस्टेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के क्लोज आएगी या पास आएगी तो उस पे एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगा है। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स है कि अगर कोई सबस्टेंस ए है और सबस्टेंस बी है, दोनों चार्ज्ड हैं, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का हो। या यूं कह सकते हैं कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बी मान लीजिए कोई एक चार्ज है, अगर इसको हम किसी इलेक्ट्रिक या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो या तो फिर अट्रैक्शन का फोर्स हो। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है इसका मतलब ये चार्ज है। आगे हम लोग समझेंगे कि चार्ज आता कैसे। तो टाइप्स ऑफ चार्ज अगर हम देखें तो किस किस टाइप के चार्ज हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ चार्ज अगर हम देखेंगे तो दो टाइप के चार्ज होते हैं बेटा। फर्स्ट आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अदर वन इज नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज। आता किस वजह से, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में समझेंगे कैसे होता है। तो दो टाइप के आपके चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हम इतना ही समझेंगे। दोनों चार्ज में फोर्स कैसा लगता है, यानी कि अगर आपके सेम चार्जेस होंगे तो उनमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर आपके अपोजिट चार्जेस होंगे अगर आपके, तो फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और दो सेम चार्जेस के बीच में या लाइक चार्जेस के बीच में आपका रिपल्सन। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे। मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज के क्लोज लाते हैं, तो ये इधर और ये इधर रिपील करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इस टाइप की कंडीशन में या जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे, तो आपका रिपल्सन का फोर्स लगेगा। समझ गए जैसे हम लोग। आगे हम लोग समझेंगे चार्ज आता कैसे है। तो हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस अगर आपका है, मान लीजिए सबस्टेंस ए और एक दूसरा सबस्टेंस है बी। कोई भी सबस्टेंस अगर न्यूट्रल कंडीशन में ही होता है, अगर कोई भी सबस्टेंस है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। मीन्स वो नेचुरल कंडीशन में जब होगा तो न्यूट्रल होगा, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ ए एक सबस्टेंस है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस पे इक्वली इक्वल होते हैं। एक ए कोई एटम, दोनों पे 20 और 20 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इस पे 20 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन 20 है तो 20 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया। सिमिलरली हमने बी सबस्टेंस समझ लिया, एक एटम है कोई, इस पे भी प्रोटॉन जो आपके हैं वो 20, तो 20 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 20 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मींस 20 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, किसी कंडीशन से अगर ए जो है वो बी को दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दे, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, डोनेट कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो न्यू कंडीशन में क्या आएगा,
कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 ट्रांसफर हो गए तो 18 यूनिट नेगेटिव चार्ज बचेगा, और इसके पास जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो हो गए 22 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, 20 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 22 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इस पे जो नेट चार्ज आएगा वो आपका हो जाएगा 2 यूनिट, और वो भी नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। इस पे अगर बात करें तो 20 यूनिट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन जो है वो एटम के हमेशा सेंटर पे रहेगा, तो वो किसी भी इलेक्ट्रिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता, प्रोटॉन तो हो नहीं सकता। तो प्रोटॉन इसमें 20 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फाइनली 18 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। इस कंडीशन में इस पे जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका 2 यूनिट, और वो भी पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ये कहती है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिफिकेशन कराएंगे तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही चार्ज जनरेट होता है। मीन्स चार्ज generate generated due to transfer of electron, due to transfer of electron, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। अब किस पे कौन सा चार्ज आया, तो हमने देखा ए ने डोनेट किया तो डोनर वाले के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, बिकॉज यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जो आपका डोनर एटम होगा, डोनर एटम जो होगा आपका, उसके पास डिफिशियंसी हो जाएगी, डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनर था उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। आप याद रख सकते हैं, जो डोनर एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एक्सेप्टर है, जो आपका एक्सेप्टर है यानी कि बी वाला, तो एक्सेप्टर के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मीन्स इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक्सेप्टर के पास हमेशा ही नेगेटिव चार्ज आता है। दिस लीड्स टू द चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड। यहाँ से हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड समझेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे ही बेस्ड आपका है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप। आगे समझते हैं हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, मान लीजिए हमने ये कोई ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड हमने किसी सिल्क के साथ रब किया है इसको, ये मान लीजिए सिल्क है। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्लास से सिल्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क के ऊपर ट्रांसफर होगी तो ग्लास के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी इन द सेंस इसके पास हो जाएगा डिफिशियंसी, यानी कि ये ग्लास डोनेट कर रहा है। सिल्क के पास क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सिल्क के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मीन्स ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास डेफिशिएंसी है यानी सिल्क डोनेट कर रहा है, ग्लास सॉरी डोनेट कर रहा है। इसका मतलब जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इट मीन्स जब कभी ग्लास रॉड को हम सिल्क में रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे ग्लास के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्लास जो है वो डोनेट कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएंगी, ग्लास भी चार्ज हो गया पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क भी चार्ज हो गया और वो नेगेटिवली चार्ज। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में हम लोग ध्यान रखते हैं कि बोथ द बॉडीज इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज होते हैं, इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज, अपोजिटली चार्ज, यानी कि जब भी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन होगा तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो सेम आए बट इक्वल। एक डोनर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्टर होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। समझ गए होंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं आगे।
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो तीन चार प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि मतलब चार्ज जो है वो ऐड हो रहा हो, चार्ज क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो। एडिटिविटी मींस इसका मतलब है कि जब कभी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालेंगे, मान लीजिए हमने मान लिया ये एक हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम पे 3 चार्जेस हैं, 1 2 एंड 3। ये वाला आपका Q1 मान लिया, Q2 मान लिया और Q3 मान लिया। तो सिस्टम के ऊपर टोटल चार्जेस कितने हो गए? Q1 Q2 और फिर Q3। तो अगर हम इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालेंगे, इस सिस्टम का हम अगर टोटल चार्ज निकालेंगे, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इन सारे चार्जेस के सम के इक्वल होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहती है कि किसी सिस्टम का टोटल चार्ज उस पर प्रेजेंट सारे इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होता है। मीन्स यहाँ से जो Q टोटल आएगा आपका वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। उसके बाद हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन वर्ड का ही मतलब होता है कि कंजर्व रहेगा टोटल चार्ज। कंजर्व रहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज है किसी सिस्टम का वो उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि टोटल चार्ज जो है वो रिमेन सेम रहेगा। टोटल चार्ज किसी सिस्टम पे हमेशा क्या रहेगा? सेम। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पर कंडीशन क्या है कि जो आपका सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड इन द सेंस कि उसको बाहर से ना कोई चार्ज दिया जा रहा है और ना ही उससे कोई बाहर चार्ज जा रहा है। अगर ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है देन उसका जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज आपका सेम रहेगा हमेशा। इट मीन्स कि चार्ज ना तो उसके अंदर कभी क्रिएट होगा, ना तो बनेगा, और ना ही उसका चार्ज कभी खत्म होगा। इट मीन्स चार्ज जो है वो वन बॉडी से अनदर पे ट्रांसफर हो सकता है, वन बॉडी से अनदर पे ट्रांसफर हो सकता है। बस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इतना ही मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, ना तो वो कभी क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। बस वन बॉडी से अनदर बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि सिस्टम जो है आपका वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब कि उसमें बाहर से कोई चार्ज न दिया जाए और ना ही उससे चार्ज बाहर जा सके। समझ गए होंगे हम लोग दो प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी और कंजर्वेशन। एडिटिविटी मतलब ऐड, सिस्टम पे जो टोटल चार्ज निकालेंगे तो सारे इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर देंगे। कंजर्वेशन का मतलब कि अगर सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा, ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। समझ गए होंगे हम इसको, आई होप। आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से हम लोग, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कभी कभी न्यूमेरिकल भी यही क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन वर्ड से अगर हम समझेंगे कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है, कैसे भी करके क्वांटाइजेशन कैसे आया। तो क्वांटाइजेशन अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, अभी मैंने बताया जब हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा, मीन्स कि अगर कोई ए ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर चार्ज आ रहा है तो चार्ज या तो डोनेशन डोनर की वजह से, या तो ये डोनर होगा और या तो फिर ये एक्सेप्टर होगा। दो ही कंडीशन में चार्ज इसके ऊपर आ सकता है। अगर ये मान लिया एक्सेप्टर है तो अगर इसने या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट की, यानी कि जब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा उतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। एक्सेप्ट करेगा तो ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो कभी एक्सेप्ट कर नहीं सकता, वो कुछ नंबर में होगा, नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि किसी सिस्टम के ऊपर जब भी चार्ज आएगा तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज ई, चार्ज ई, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मींस जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका होल नंबर में ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो अगर मैं कहूं कि एक ये सिस्टम ए है और इसके ऊपर 5 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन, इट मींस कि इसने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। क्या कर लिए बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या लगेगा आपका? Q इज इक्वल एन ई। समझ जाते हैं हम, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमने एक्सेप्ट किए? 5 इंटू ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 16 5 जा आपका 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, मीन्स एक जीरो कम करेंगे तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलाम। ये आपका Q आ गया इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से। इस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे बात समझिए, इस इक्वेशन में आपका Q जो है वो चार्ज को डिनोट करेगा, n जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट हो या फिर उनका क्या हो? एक्सेस हो। और E जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। समझ गए होंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आगे समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कूलाम्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम्स लॉ जो दिया गया वो फोर्स निकालने के लिए दिया गया। इसके बीच में बेटा दो चार्जेस Q1 और Q2। कैसे चार्जेस हैं बेटा? दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। कूलाम्स लॉ का यूज याद रखना बेटा, सिर्फ पॉइंट चार्जेस को ही के बीच में ही फोर्स निकालने के लिए यूज होता है। तो Coulomb's law is used to find the force between two stationary point charges। स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 रखें, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तो उनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा उसे निकालने के लिए हम लोग Coulomb's लॉ का यूज करते हैं। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ क्या कहता है? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, यानी कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 और Q2 के। इक्वेशन फर्स्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन में स्क्वायर ऑफ R। इक्वेशंस को अगर हम अरेंज करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग समझ रहे हैं कि चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, यानी कि कोई मटेरियल मीडियम अभी नहीं है, मान लिया हमने पहले फ्री स्पेस में रखे। इस कंडीशन में तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ। F इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और दैट कांस्टेंट इज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो ये टोटल फोर्स आपके दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा। इसी को कूलाम्स लॉ कहते हैं। क्या कहेंगे इसको बेटा? कूलाम्स लॉ। अगर हम आगे समझे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में सब जानते हैं, हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस कहते हैं बेटा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ये वैल्यू होती है। और अगर इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको याद रखनी पड़े तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और यही डायरेक्ट वैल्यू हम लोग यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। कूलॉम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया? कूलॉम्स लॉ का काम क्या है? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। वो किसकी वैल्यू वैल्यू इक्वल होती है फोर्स की? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरेंज करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू हमने देख ली, इसको क्या कहेंगे ये भी समझ लिया। आगे समझते हैं बेटा। आगे कुछ और बात समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट जो था वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इफ चार्जेस आर placed in a medium, अगर चार्जेस किसी मीडियम में प्लेस्ड हो, एक चार्ज यहाँ रखा, एक यहाँ, Q1 और ये Q2, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इफ चार्ज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, अगर कोई मीडियम में चार्जेस रखा हो उस टाइम पे आपका एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा, परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी। उस कंडीशन में जो आपका एफ होगा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होगा। मींस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमने एप्सिलॉन का यूज किया। यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन इक्वल ये है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी। ये कैसे निकालेंगे बेटा? मीडियम का आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, if dielectric constant of medium is equal K, then जो एप्सिलॉन की वैल्यू है आपकी that is equal to K एप्सिलॉन। आप सीधा समझ जाएंगे कि ये जो दोनों चार्जेस हैं आप किसी मटेरियल मीडियम में रखे हुए हैं और उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। देन आपका जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो K एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि अगर हम इसको और अरेंज करके रखेंगे तो नया फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ये आएगा आपका। आई होप समझ गए होंगे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका परमिटिविटी है फ्री स्पेस यानी वैक्यूम कह सकते हो, और K एप्सिलॉन नॉट है आपका एप्सिलॉन के इक्वल, और ये है परमिटिविटी आपकी किसी भी मीडियम की, जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। जिस मीडियम में आपके दोनों चार्जेस रखे होंगे उस मीडियम की आपको परमिटिविटी देगा K की वैल्यू में, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे आई होप। आगे समझते हैं बेटा। कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, बिकॉज कि जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग समझते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए एक आपका चार्ज यहाँ पे रखा है Q1 और एक आपका चार्ज Q2 यहाँ पे रखा है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो आपका सीधी लाइन नहीं बन, R1 हो गया ये, और ये जो है आपकी लाइन हो जाएगी R2 मान लेते हैं वेक्टर। तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी R12 आपका। तो वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर आपको डायरेक्शन बताएगा फोर्स की। इसमें हम लोग समझते हैं ये Q1 चार्ज रखा हुआ है और ये आपका Q2 चार्ज रखा हुआ है। दोनों के बीच में अगर दोनों मान लेते हैं प्लस चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस से क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको कह देंगे F12। इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको कह देंगे F21। F21 का मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1।
और F12 का मतलब 1 वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 की वजह से। तो अगर हम बात करेंगे इसको लिखते कैसे हैं, तो F12 वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। तो ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो R12 की डायरेक्शन में लग रहा। अगर हम बात करें F21 फोर्स किधर लगेगा, तो इसको लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और इन द डायरेक्शन ऑफ R21। ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, R21 की डायरेक्शन में, ये R12 की डायरेक्शन में लग रहा था। तो इस तरीके से इसको कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो F12 की डायरेक्शन है, F12 की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, और F21 की जो डायरेक्शन है वो ये अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं। इस कंडीशन में वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो F12 जो है आपका दैट इज इक्वल हो जाएगा माइनस का F21 की, विच यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे। इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि एक्शन और रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंस है इसकी वेक्टर फॉर्म की। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। अभी तो हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना सीखा। अब अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हमारे होते हैं तो उनको कैसे निकालते हैं, तो उनको हम लोग समझते हैं क्या होता है। एक सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर मोर देन 1 चार्ज, यानी कि 2 चार्जेस 3 चार्जेस हैं, दैट इज Q1, ये Q2 और ये Q3। हमें इस सिस्टम में फोर्स बताना है ऑन Q1 चार्ज। इस Q1 चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 फोर्सेस लगेंगे इस Q1 पे, एक Q2 की वजह से और एक Q3 की वजह से। मान लेते हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस का चार्ज है। सिंपल होता है कि जब प्लस Q चार्ज है तो बाहर की तरफ रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा आपका वो ये आपका दिख रहा है बाहर की तरफ। Q3 की बात करें तो लाइन ज्वाइनिंग वाली लाइन पे आगे बढ़ा देंगे इसको हम, तो ये दोनों फोर्सेस आपके हो गए बाहर की तरफ। ये वाला हो गया 1 2 की वजह से लग रहा है 1 पे, 1 3 यानी कि 3 की वजह से 1 पे लग रहा था, 2 फोर्सेस हो गए दोनों। अब इन दोनों फोर्सेस को हम लोग देख लेंगे। Q1 पे 2 फोर्सेस इस टाइम पे लग रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स लगेगा Q1 पे, टोटल फोर्स जो लगेगा Q1 पे इक्वल टू होगा वेक्टर सम ऑफ बोथ फोर्सेस। यानी कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो इसका मतलब जो टोटल नेट फोर्स होता है वो सारे इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो टोटल फोर्स हमें निकल के आ जाएगा। यानी कि F अगर टोटल हमको निकालना है, मींस आपको F12 का वेक्टर और प्लस F13 का वेक्टर आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो F टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 और इन द डायरेक्शन R12 के, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, R13 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन R13। दोनों वेक्टर्स का सम कर देंगे तो यही आपका टोटल नेट फोर्स आ जाएगा। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले सकते हैं। F टोटल आपका निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q1 कॉमन ले लेंगे तो Q1 यहाँ कर दे रहे हैं, अंदर क्या बचेगा आपका
Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन R12 प्लस Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन R13। तो ये आपका टोटल फोर्स होगा अगर मल्टीपल चार्जेस होते। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस हैं यानी कि बहुत सारे चार्जेस हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा किसी चार्ज के ऊपर, वो जो टोटल इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे, तो जो टोटल फोर्स होगा वही उस Q1 पे फोर्स निकलेगा। मीन्स इस Q1 पे दो फोर्सेस थे F12 और F13, दोनों का हमने वेक्टर सम किया तो आपका टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल फोर्स करेंगे। बस हमें ये याद रखना है कि वेक्टर सम करना है यहाँ पे, तो वेक्टर का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। वेक्टर सम करना होता है, कोई अलजेब्रिक सम नहीं। तो बस ये याद रखना है कि वेक्टर सम करना, तो डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान हम इसमें रखते हैं। आगे समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसकी फील्ड लाइंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे क्या होता है। एक ही क्यू चार्ज रखा है मान लिया, अब इस क्यू चार्ज के आसपास मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया में जब कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे क्यू नॉट, तो जैसे ही इसके रीजन में एंटर करेगा तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा। अब वो फोर्स कौन सा एक्सर्ट करेगा, अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ऑब्वियसली, और अगर ये सेम चार्जेस हुए तो आपका रिपल्सन फोर्स होगा। तो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो इसका मतलब क्यू के आसपास का सराउंडिंग का उतना रीजन या वो एरिया जहाँ पे कोई दूसरे चार्ज को लाने पे उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होने लगे, उतने एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये उसका पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिकॉज इस फील्ड में जैसे ही इस चार्ज को लेके आएंगे तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जहां से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए वहां तक ही उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी कि क्यू के आसपास का वो एरिया जहाँ पे दूसरे चार्ज क्यू नॉट को लाने पे उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होने लगे, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस बना देते हैं। ये कोई लाइंस होती नहीं है, इमेजिनरी इमेजिन कर लेते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हम बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं? तो अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलती है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी बेटा, बाहर की तरफ जाएंगी। नेगेटिव चार्ज पे हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज की तरफ आती हैं, टूवर्ड द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। तो अगर हम देखें कि दो चार्जेस, एक प्लस और माइनस हमने रख लिया, तो प्लस चार्ज से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी। बिकॉज पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। तो अगर दो अपोजिट चार्जेस पास पास रखे होंगे तो प्लस से निकल के इस तरीके के लूप बनाते हुए नेगेटिव तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। अब दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इससे भी बाहर की तरफ निकलेगी, इससे भी बाहर की तरफ निकलेगी, तो दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी और रिपील होके बाहर की तरफ जाएगी। तो हमें दो बात यहाँ पे याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं बाहर और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ आती हैं। यही इमेजिनरी लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मींस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? बिकॉज जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो हमें यहाँ पे एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना दो, वही टेंजेंट आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। अब इस पॉइंट पे अगर दूसरा टेंजेंट बनाएंगे तो दूसरा टेंजेंट आपका बन जाएगा कुछ ये वाला। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और एक पॉइंट पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो पाना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट वन पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इम्पॉसिबल। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती, इस वजह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है? मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक टेंजेंट बना देंगे और यही टेंजेंट जो है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। नेक्स्ट आप बात समझेंगे, दो प्रॉपर्टीज हमारी होगी। पहली, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी। दूसरी कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां एक टेंजेंट बना देंगे, वही टेंजेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव से। अभी हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएंगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, वेयर द लाइंस आर क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर यानी पास पास होंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे पास पास है, तो इनको पोल्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, तो जहाँ पे क्लोजर होंगी वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार्दर होंगी, यानी कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे, यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, दूर दूर है, तो यहाँ पे आपका कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इंटेंसिटी आपकी कम होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ गए थर्ड पॉइंट की, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी ऐसे, तो वहां आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार दूर दूर होंगी वहां पे आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सिंपल समझ गए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप का मतलब होता है एक ये पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे गया, अब नेगेटिव से निकले पॉजिटिव पे चला जाए, तो इसको क्लोज लूप कहेंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती हैं, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। पांच प्रॉपर्टी याद हो गई हमें अच्छे से। पहला कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा कि डायरेक्शन निकालनी है तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। थर्ड आपका कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएंगी। फोर्थ आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे वहां पे स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ दूर होंगे वहां पे आपका वीक हो जाएगा, और कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। समझ गए हम लोग? उसके आगे समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे भाई, मान लीजिए ये एक क्यू चार्ज है और इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू नॉट चार्ज को पी पे रखेंगे। कैसा चार्ज रखेंगे बेटा, क्यू नॉट। अब इस क्यू और क्यू नॉट के बीच में एक फोर्स लगेगा,
दैट इज लगेगा F, मान लिया कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। और हमें Q नॉट से तो मतलब नहीं, ये तो हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेके आए हैं, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट चार्ज, यानी इसको Q नॉट चार्ज से डिवाइड करा देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? जो टोटल फोर्स लग रहा है उसे आप Q नॉट चार्ज से डिवाइड करा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल आएगी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है, Q नॉट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो E इंटू में Q नॉट, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बनके तैयार होता है, F इज इक्वल E इंटू में Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज का मल्टीप्लाई करा दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। देन हम लोग समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी। तो हम लोग ऊपर समझ चुके हैं कि एक Q चार्ज है, उसके P पॉइंट पे हमने एक Q नॉट टेस्ट चार्ज रखा है, Q नॉट टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है हमने। तो उसके लिए Q जो है वो Q नॉट पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल F अपॉन में Q नॉट, मीन्स 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और इसको जब हम डिवाइड करा देंगे Q नॉट से तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका। देन आंसर विल बी 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। याद करने में सिंपल है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 4 होता है, फोर्स होता है। तो आप एक Q हटा दो तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आगे समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। समझ गए हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वहाँ पे एक Q नॉट चार्ज रखेंगे, फिर Q और Q नॉट के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम E इज इक्वल F अपॉन Q नॉट लगा देंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा, आपका 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। आगे समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या? ये एक सिस्टम है चार्जेस का। सिस्टम का मतलब दो चार्जेस को, एक प्लस Q और एक माइनस Q, दोनों की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम वैल्यू के दो चार्जेस को जब हम एक स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डिस्टेंस 2L से सेपरेटेड कर देते हैं, मीन्स दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q छोटा सा और एक माइनस Q, तो जब हम किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रख देते हैं तो ये पूरा सिस्टम आपका बन के तैयार होता है। इसी सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल आपका क्या है? डाई तो वर्ड से ही समझ जाएंगे, डाई मीन्स होता है आपका क्या? टू। पोल का मतलब दो पोल्स हो गए, एक ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, तो ये आपका डाइपोल बनके तैयार हो जाता है। तो डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, यानी कि दो इक्वल हैं, वैल्यू दोनों की इक्वल है पर अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। इसलिए मानते हैं कि इसका सेंटर मान ले तो L इधर हो जाएगी आपकी और L इधर हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस 12 हो जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? अब ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा? तो टोटल डाइपोल मोमेंट के लिए दोनों पे चार्जेस सेम है तो आप एक सिंगल चार्ज ले लो और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है दोनों का प्रोडक्ट करा दो,
देन 2QL आपका निकल के आ जाता है P को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, P से, डायपोल मोमेंट। 2L आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कह सकते हैं, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L। Q और इनटू में 2L जब हम कराएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा P। इसी को हम लोग डायपोल मोमेंट आगे समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा, अब समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एक्सिस पे, मान लिया हमने एक ये क्यू रखा है, ए माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, तो ये आपका जो सिस्टम है ये डायपोल बन गया क्यू और माइनस क्यू वाला। एक्सिस का मतलब है इसी की लाइन ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये बोली जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोला जाएगा इसको, एक्सिस ऑफ डायपोल। इसी एक्सिस ऑफ डायपोल पे हमने आगे एक पॉइंट ले लिया है P, उस P पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कहाँ पे, कितना। ये सेंटर ऑफ डायपोल है, सेंटर ऑफ डायपोल से P पॉइंट जो हमने लिया है वो R डिस्टेंस पे लिया है। तो लेट अ पॉइंट P taken on the axis of dipole at distance r, at distance r from dipole, उस डायपोल से r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब अगर इस P पॉइंट की माइनस Q से डिस्टेंस देखें, यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो बेटा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका r डिस्टेंस था, उस r डिस्टेंस में से ये l डिस्टेंस जो है इसको अगर हम सबट्रैक्ट कर दें ये वाला डिस्टेंस, तो आपका ये डिस्टेंस निकल आ जाएगा रिमेनिंग, यानी कि r माइनस l डिस्टेंस हो गया ये। अब अगर हम बात करते हैं कि बड़े वाले चार्ज यानी कि सॉरी प्लस वाले चार्ज से हमारा क्या डिस्टेंस होगा, प्लस चार्ज से अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे P पॉइंट की, तो सेंटर से डिस्टेंस आपका r दिया गया है, सेंटर से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो ये l डिस्टेंस और ऐड कर दें उसी में, तो r और प्लस l, तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो हो जाएगा r प्लस l। यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब ये देखेंगे कि P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बेटा दो चार्जेस हैं तो सिंपल है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी। अब माइनस चार्ज का देखते हैं, तो माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ जाती है, माइनस की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ये हो गया आपका E माइनस क्यू की वजह से, और प्लस क्यू की वजह से हमेशा बाहर की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको कह देते हैं हम प्लस की। तो ये वेक्टर है, ये समझना है हमको। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर की तरफ, बाहर की तरफ जाती है, तो बाहर की तरफ बना दिया। माइनस की वजह से माइनस की तरफ आती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ गई हमारे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो आपका आ गया ई माइनस क्यू, और ई माइनस क्यू आपका हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकालेंगे, तो प्लस क्यू की वजह से हो जाएगा आपका ई प्लस क्यू, दैट इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमने देखा कि जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम दोनों का वेक्टर सम कर देते हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी कि जो ई है आपका वो हो जाएगा क्या, ई माइनस क्यू। जब दो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं बेटा, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो अपोजिट वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जब हम बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। या यूं कह लो कि एक हमने फॉर्मूला वेक्टर एडिशन का पढ़ा हुआ है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं इसमें, दैट इज इक्वल आती है 180 और इसकी वैल्यू होती है -1, तो इससे आपका क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बन जाता है, तो ए माइनस बी हो जाता है। तो खैर इतना समझ लेना है आपको कि जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस और कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम लोग समझते हैं, ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, ई प्लस क्यू का वेक्टर और ई माइनस क्यू का वेक्टर दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू और माइनस का ई प्लस क्यू, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनके तैयार होगा। अब अगर हम ई की बात करेंगे तो ई माइनस क्यू की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, क्यू को भी कॉमन ले लेंगे बेटा, एक साथ यहीं पे लिख देते हैं। क्यू को हमने कॉमन ले लिया और 4πε0 को कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा आपका 1/r-l का स्क्वायर माइनस 1/r+ l का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा E इक्वल क्यू अपॉन में 4πε0 r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर अपॉन में नीचे हो जाएगा आपका r-l r+l और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल आपका था Q अपॉन में 4πε0, यहाँ पे था आपका r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर और नीचे था आपका r+l r-l और इसका होल स्क्वायर। ई की बात करेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर प्लस का 2rl माइनस हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर एंड प्लस का 2rl अपॉन में r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर और इसकी पावर 2 हो जाएगी आपकी। अब अगर बात करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, 2rl मिला के 4rl हो जाएगा आपका। E इक्वल Q अपॉन में 4πε0 अंदर आपका हो जाएगा 4rl अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पावर 2। अब हम लोग समझेंगे कि जो आपका L की वैल्यू है, L की वैल्यू है यानी कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, जो डायपोल्स होते हैं डायपोल के बीच में, यानी कि ये डायपोल था प्लस Q और ये माइनस Q, इनके बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है 2L, मीन्स ये जो आपका L है वो बहुत ही लेस देन होता है R से, इस वजह से L कैन बी नेग्लेक्टेड,
L कैन बी निगलेक्टेड, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको हम लोग ना के बराबर मान लेते हैं। तो L की वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ से, यानी कि L बहुत छोटा है R से, और जब L स्क्वायर की बात करेंगे तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल, आपका आंसर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 RL कौन में आर स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। ई की जो वैल्यू है आपकी आ जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 एल अपॉन में आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 4QL 2QL को हम लोग लिख लेंगे P, तो E इज इक्वल टू, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू में 2QL 4QL हो जाएगा, ये नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपका आंसर एट एक्सेस ऑफ डाइपोल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ के जाएंगे। नेक्स्ट, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बेटा? अगर हम डाइपोल देखें तो हमें डाइपोल कहाँ दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है डाइपोल, ये डाइपोल है, एक प्लस का चार्ज क्यों रखा है, एक माइनस का, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस 2L है, यानी कि ये सेंटर है, L इस साइड, L इस साइड। सेंटर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमने एक पॉइंट ले रखा है P, और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, तो सबसे पहले हम वेक्टर बना लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर। प्लस क्यू की वजह से अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बेटा? बाहर की तरफ। तो ये बना दिया हमने E प्लस क्यू, और माइनस की वजह से बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड द चार्ज, तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू। अगर इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो E प्लस क्यू का ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये माइनस क्यू का बनाएंगे तो बेटा वर्टिकल तो ये बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी, और वर्टिकल कंपोनेंट ये बन जाएगा। अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे ई कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा होता है, इस वाले को बोल देंगे हम ई साइन थीटा। ये वाला भी आपका हो जाएगा अपोजिट वाला ई साइन थीटा, एंड ये वाला आपका ई कॉस थीटा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, और दोनों अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इनकी वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिर्फ ई कॉस थीटा की वजह से ही होगा। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका ई कॉस थीटा की वजह से होगा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये ई प्लस क्यू वाला है, E1 कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं E2। ई साइन थीटा कैंसिल। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, फील्ड जो है आपका वो हो जाएगा E इक्वल E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा। दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो आपका E जो है वो हो जाएगा टोटल 2E cos थीटा। अब 2E cos थीटा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ये E cos थीटा आपका प्लस क्यू की वजह से, और E cos थीटा आपका माइनस क्यू की वजह से। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो प्लस क्यू से P के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो अगर हम इसकी बात करें तो सेंटर से P के बीच की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? R। और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी वो है L। ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे
तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इक्वल आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हो जाएगी आपकी एल स्क्वायर। जब हम एच निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इतना ही हमको समझना था। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, तो E इक्वल आपका 2, E की वैल्यू हो जाएगी 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में R की जगह पे हम लोग रख देंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में पीछे रख देंगे कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 2Q में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू में कॉस थीटा। अब अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस थीटा इक्वल थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच, तो बेस आपका हो जाएगा एल अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो रखेंगे आंसर हो जाएगा आपका एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2QL अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर अगर देखेंगे ये 1/2 और ये 1, तो मिला के आपका हो जाएगा पावर 3/2। आगे समझेंगे तो E इक्वल आपका हो जाएगा 2QL को हम लिख सकते हैं P अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 है। हम फिर से वही समझेंगे कि आपका L जो है वो L जो है आपका बहुत ही लेस देन है R से, तो L स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका L स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो मीन्स आपका हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। फाइनल आंसर आपका बचेगा E इक्वल P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, तो ये आपका आंसर बचेगा। मीन्स E की वैल्यू जो आपकी बचेगी वो P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये। अगर हम लोग ध्यान दें तो एक्सिस पे आपका 2p था और इक्वेटोरियल पे सिंगल p है, मींस जो इक्वेटोरियल पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो एक्सिस की इंटेंसिटी के कंपैरिजन में हाफ हो। बस यही हमको समझना था। ये दोनों डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल और एक्सिस दोनों आप लोग समझ के जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक बचा है इस आज की सेशन का, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसमें ये आपका एक डाइपोल रखा है, इसको मैं प्लस क्यू मान लेता हूँ और इसको माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस को 12, आपका बन गया डाइपोल। क्या होता है कि जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल को रख दिया, तो इस डाइपोल पे क्या होगा, एक टॉर्क लगने लगेगा। टॉर्क लगने का मतलब एक ये फोर्स लगेगा इस पे एफ, एक फोर्स लगेगा इस पे, तो दोनों फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उस पे एक टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क का काम क्या होता है, वो इसको रोटेट कराने का काम करेगा। टॉर्क ऐसा फोर्स होता है जो सब्सटेंस को रोटेट करा, तो टॉर्क इस पे लगेगा तो इसको रोटेट कराएगा और किधर ले जाने की काम करेगा, रोटेट करके इसको अलाइन करने की कोशिश करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है किसमें, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस डायपोल को घुमा के इसको नीचे लाके इसको ऊपर करके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देना चाहता है ये टॉर्क। एक बार जब ये पैरेलल हो जाएगा तो आपका टॉर्क लगना बंद हो जाएगा।
तो टॉर्क आपका कैसे लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा होगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, उसको रोटेट करके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करेगा। When an electric dipole placed in an electric field external, it exerts a torque which align the dipole in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। तो अब इस पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क, तो आपका जो टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल, दैट इज इक्वल आपका लगेगा पी क्रॉस ई कह सकते हैं इसको। अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो डायपोल है आपका थीटा एंगल से रखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो पी क्रॉस ई। तो टाउ की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका पी ई साइन थीटा, ये आपका हो जाता है पी ई साइन थीटा। और इसी टॉर्क को हम लोग कहते हैं टॉर्क। जो टोटल टॉर्क लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा पी ई साइन थीटा। थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टॉर्क आपका बढ़ता रहेगा। आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कहाँ पे लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा आपका, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा, परपेंडिकुलर जब आपका रखा होगा क्या, डाइपोल, किसके, ये मान लीजिए डाइपोल रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन आपका मैक्सिमम लगेगा। मिनिमम कब लगेगा आपका, मिनिमम लगेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मींस जब पैरेलल हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा तो आपका टॉर्क नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 0। यही मैं कह रहा हूँ कि इसका टोटल काम ही क्या होता है कि इसको पैरेलल करा के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करा दे, जिससे कि इस पे टॉर्क लगना बंद हो जाए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी नए चैप्टर में, नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।